नमस्कार, कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। आज की विधानसभा की प्रोसीडिंग पर हम चर्चा करेंगे। 370 को लेकर के हंगामा हुआ, लेकिन इतना जबरदस्त हंगामा नहीं हुआ क्योंकि राज्यपाल उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सुरजीत सिंह सलाथिया, जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा था कि 370 में संशोधन के बाद हालात में बदलाव आया है। लेकिन उसको लेकर के बीजेपी के क्षमा कीजिए एनसी के लोगों ने उनको ग्रिल किया कि आप पहले कोई भाषा बोला करते थे जब आप हमारे सहयोगी हुआ करते थे, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर वो रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोटे से। लेकिन आज की प्रोसीडिंग में सबसे बड़ी जो सवाल है वो ये है कि आखिर हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर कैसे और कब बना सकते हैं। नशे से कितनी जिंदगियां उजड़ी हैं और हम अब तक जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, क्या वो काफी है या फिर ना काफी है, और क्या प्रयत्न करने की जरूरत है। और विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर को भी ऐसा लगा कि वाकया ही में ये कोई ऐसा इशू है जिस इशू पर हाउस के अंदर डिबेट होनी चाहिए, और उन्होंने आश्वस्त किया कि आधे घंटे की डिबेट रखी जाएगी। आपको बताते चले कि गुलिस्तान ने एक मुहिम शुरू की थी और गुलिस्तान ने जितने भी प्रीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी, उनसे बातचीत की थी। जो नशे में सम्मिलित लोग हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को नशे से लत में खोया है, उनसे भी बातचीत की थी। हमने जो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोले गए हैं वहाँ पर भी बातचीत की थी, और हमने अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया था। वो प्रयत्न आज किसी हद तक सफल होता नजर आ रहा है। जब हाउस के अंदर आधे घंटे की इस पर डिबेट होगी तो थोड़ा सुकून जरूर चैनल के लोगों को, चैनल की टीम को मिलेगा कि हमारे प्रयत्न जो है किसी तरीके से रंग लाए हैं। शुरुआत में हम आपको बताते हैं कि सुनील शर्मा ने किस तरीके से कहा कि ऑटोनॉमी को लेकर के, सुनील शर्मा एलओपी हैं, उन्होंने किस तरीके से कहा कि स्वतंत्रता के बिल को कैसे हैंडल किया। और तब उमर अब्दुल्ला सरकार का हिस्सा हुआ करते थे, उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी। लेकिन इसके बाद सीधा हम नशे पर चलेंगे कि आखिर नशा मुक्त जम्मू कश्मीर कैसे बनाया जा सकता है। जब स्वर्गीय सागर साहब को मैं ये बताना चाह रहा था और पूरे हाउस में इस प्रोसीडिंग में मैं लाना चाह रहा था, जिस ऑटोनॉमी की रिजेक्शन की बात करते हैं, जिस ऑटोनॉमी को हम पांव से लेकर सर तक रिजेक्ट करते हैं, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट ने उसे रिजेक्ट किया, तब उस अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के पार्ट उमर अब्दुल्ला साहब थे। इसलिए मैंने कहा कि सागर साहब को अपने मिनिस्टर से पूछना चाहिए, अपने चीफ मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि ऑटोनॉमी को रिजेक्शन करने के लिए केवल बीजेपी नहीं, ये भी हमारे उस वक्त पार्ट थे। तो ये दो चेहरे, जम्मू कश्मीर में एक चेहरा, दिल्ली में दूसरा चेहरा, ये मैं इनको याद दिलाना चाह रहा था। दूसरा, सागर साहब ने इखवानीज के लिए हमारे पार्टी की तरफ इंडिकेट करने की कोशिश की। मैंने इनको याद दिलाया कि इखवानीज की क्रिएशन भी फारूक अब्दुल्ला साहब की थी। ज्वाइंट रैली भी इनको मैंने याद दिलाई जब कुक्का परे और फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक ज्वाइंट रैली की थी इखवानी के साथ। उसको बहुत ज्यादा शो किया था फारूक अब्दुल्ला साहब ने। 2002 में जावेद शाह जो इखवानी लीडर था बांडीपुरा से, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था। तो मुझे लगता है इतने सीनियर लीडर, इतने सीनियर एमएलए पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं। इनको पता ही नहीं, माजी का नहीं पता, प्रेजेंट का नहीं पता, भविष्य का नहीं पता। आते हैं असेंबली में, चिल्लाते हैं और चले जाते हैं, और सिर्फ स्टेट एक्सचेकर पे एक बोझ बने हुए हैं। मुझे बहुत ही तरस आ रहा है ऐसे लोगों पे। सर, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे सैक्रिफाइस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से किए गए। अरे जो सैक्रिफाइस हुई है उसे तो हम भी मानते हैं, जो सैक्रिफाइस हुई होगी, जो यहाँ पे किलिंग हुई है। लेकिन उस किलिंग का काज क्या था? किलिंग का काज वही पाकिस्तान था जिस पाकिस्तान की एडवोकेसी आज यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिस पाकिस्तान की एडवोकेसी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए कर रहे हैं। काज तो वही था ना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कर दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है, टेरर और टॉक्स दोनों नहीं चले। चलिए, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एलओपी ने टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं चल सकते हैं, लेकिन अखवानियों की तुलना भाजपा के सदस्यों के साथ की थी, जिसका जवाब उन्होंने दिया है। लेकिन हम जो संवेदनशील मुद्दा है उस पर चर्चा करेंगे कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर कैसे बनाया जा सकता है। और नशे की लत लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ने पहले हथियार दिए, उससे कामयाब नहीं मिले, तो अब नशा यानी नार्को टेररिज्म दिया जा रहा है। और बताते हैं कि मुबारक गुल ने इसका सवाल पूछा था, और मुबारक गुल का क्या क्या कहना है ये आपको बताते हैं। मुबारक गुल इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने जो इश्यू उठाया है उसके बारे में ये इशू जो मैंने उठाया ड्रग्स के हवाले से, मैं इस हवाले से
30 साल से काम कर रहा हूँ इस ड्रग्स मेनेस को ख़त्म करने के लिए। और मेरी एक आज ये मॉरल ड्यूटी थी, मैंने प्रॉमिस किया था अपने जो वॉलंटियर्स हैं, जो NGOs हैं, सिविल सोसाइटी, मैं ये हाउस में उठाऊँगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो उठाया मैंने, तो इसमें जब इन्होंने कहा कि डिक्लाइन हो गया है, ये मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि जो इकदाम किए हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जो इकदाम किए, बहुत सारे को प्रॉपर्टी सीज की गई, बहुत सारों को ये बैंक खाते बंद किए गए, बड़ी एक्शनें की गई, बहुत रेड लगाए गए। अब इसमें मैंने ये आपका भी एक अच्छा रोल है, मैंने कहा कि मुझे नहीं मौका मिला कि वहाँ शोरगुल हो गया कि मैं गुलिस्तान के बारे में भी बात करता, जो आपने कैंपेन चलाई ड्रग्स के हवाले से। मैं चाहता था ईगरली इस चीज़ को हम उजागर करें कि ये सोसाइटी के हर एक नागरिक का फ़र्ज़ है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, कोई भी पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स हो, उनको इस कैंपेन में आगे आना है। क्योंकि जब तक लोग ना चाहें, जब तक लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो, जब तक इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, जब इसमें सपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व ना हो, जब इसमें दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व हो, वो अपना अपना योगदान दे देंगे। क्योंकि इसमें अवेयरनेस की जरूरत है। एक जो रिस्पॉन्स आपको मिला है, क्या उससे सेटिस्फाई हैं आप? नहीं, इकदाम के अभी 6 महीने भी नहीं हुए गवर्नमेंट को, अभी मैं सेटिस्फाई हूँ। जो पिछले ये दौर में ये हुआ कि जो मैं सपना भी नहीं देख रहा था ये होगा, मैं डिमांड करता था उनकी प्रॉपर्टी सीज हो, उनका केसेस, उनके अकाउंट जब्त हो, और ये होता था। चलिए, रिप्लाई में ये कहा गया है कि स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, ट्रेंड में स्लाइटली डिक्रीज हुआ है, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी जाना जाए तो हर तीसरे दिन कोई ओवरडोज से मर रहा है। सच्चाई क्या है ये वक्त जानता है, लेकिन ये आधे घंटे की महज बहस से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर नहीं बनने वाला है। जब तक हर एक व्यक्ति इसमें अपनी भूमिका का मतलब है पॉजिटिव भूमिका, ये नहीं कि हम जो नशा तस्कर हैं उनका सहयोग करके अपनी मोटी रकम अपनी जेब में रखें। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव भूमिका जब तक नहीं निभाई जाएगी तब तक ये जो ट्रेंड डिक्लाइन या डिक्रीजिंग का ट्रेंड दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सफेद झूठ ही माना जाएगा। चर्चा करेंगे, विक्रम मल्होत्रा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं। विक्रम जी, आपका स्वागत है। जगदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद। कांग्रेस से आपका भी स्वागत है, और NC से आबिद वाली जुड़े हैं। आबिद भाई, आपका भी स्वागत है। आप तीनों मेरे पैनलिस्ट का स्वागत है। और ये जिस मैटर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये वाकई बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है, और वक्तन वक्तन हम इसका प्रयत्न भी करते रहते हैं कि इस बात पे चर्चा हो। लेकिन आज हाउस में कहा गया कि डिक्रीज हो रहा है, एक ट्रेंड बन रहा है कि जब से सितंबर 2022 से नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है उससे कमी आई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है। जगदीप जी, आप क्या कहेंगे? विनोद जी, आपका आभार, शुक्रिया। आपके दर्शकों को नमस्कार, पैनलिस्ट को भी। देखिए, ये एक नितांत संवेदनशील मुद्दा है। जब आप भूमिका बांध रहे थे तो मेरे जहन में वो पहली खबर घूम रही थी जब जम्मू में रेप पार्टी के दौरान एक बच्ची किसी की जान से चली गई थी, और वो पहली मौत थी जो इस ड्रग अब्यूज की बलि चढ़ी। और उसके बाद आप बड़ी भांति जानते हैं, जग विदित बात है कि जो पंजाब कल तक उड़ता पंजाब कहा जाता था, वहां से लखनपुर जो प्रवेश द्वार है, उस रास्ते से जिस तरीके से हमें इस मार को झेलना पड़ा, वो एक तरफा थी, और दूसरे थे हमारे बॉर्डर। तो ये दो तरफा जो ड्रग्स का एक सप्लाई बढ़ी, और बेरोजगारी एक बड़ा कारण मैं मानता हूँ। जो लोग, हालांकि ये मैं समझता हूँ कि सबसे घिनौना कृत्य है, इसकी जितनी निंदा और जितनी कड़ी सजा ऐसे लोगों को मिले वो जरूरी है। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि एक आम आदमी से आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर ड्रग्स मिलती है, कहाँ पर आपको नौजवान जो है वो अर्ध विक्षिप्त हालत में मिल जाएंगे। लेकिन बावजूद उसके पुलिस जो है उसकी कार्रवाई और उसकी भूमिका हमेशा से सवालों की जद में रही है। मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि हर पुलिस ऑफिसर जो है उसकी सहमति है, लेकिन एक बड़ी तादाद में, मैं तो आपको ऐसे किस्से बता सकता हूँ
जब कठुआ में कोर्ट द्वारा जब्त की गई ड्रग्स जो है वो किसी यूजर से पकड़ी गई, तो पता चला कि पुलिस महकमे का एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था और जो वहां स्टोर में रखी गई थी जब्त की हुई ड्रग्स वो लोगों को बेच रहा था। कितने पुलिसकर्मी अब तक पकड़े गए? अगर आप उनकी एक फेहरिस्त निकालेंगे तो आप यकीन नहीं कर पाए। जी, पहली ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी लॉ अबाइडिंग एजेंसी है, और उसमें अफसोस की बात यह है कि चुनी हुई सरकार को उसका कंट्रोल ही नहीं। जब आपके पास नियंत्रण ही नहीं है, आप पुलिस महकमे को उस सख्ती से ताकीद कर ही नहीं सकते हैं, और पुलिस के जो ब्यूरोक्रेसी में बैठे जगदीप लोग जी, हैं, वो ये आपकी नीति से ड्रग निपटेंगे तो एडिक्शन कैसे 2019 के बाद आई है, 5 अगस्त 2019 के बाद आई है। जो पहले की सरकारें थी, नहीं, विनोद जी, आप मैंने भी तो रहे आपको- हैं, क्या तब विनोद जी, ये मैंने नार्को ये टेररिज्म सही नहीं था? विनोद जी, जब मैंने पहली बात आपसे कही कि जो पहली मौत हुई जिसको हमने रिपोर्ट किया था, उस बात को आज एक मुद्दत हो गई। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं कहीं कतई कतई मैंने ये नहीं कहा कि केवल यही इसी सरकार के समय में हुआ या धारा 370 की टूटन के बाद हुआ, लेकिन आज हम वर्तमान में जिएंगे कि नहीं। अगर कहीं कोई गलती हुई है, और कमोवेश तब भी सरकार किसकी थी? भाजपा की ही थी ना, पीडीपी के साथ। अगर आप 2014 की बात कर भी लेते हैं तो मेरे कहने का तात्पर्य है, दोष देना बंद कीजिए। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसकी जद में हर किसी का जो वजूद है वो आएगा। तो इसलिए बजाय इसके कि हम इसको छोड़ दें अब कि पहले क्या होता रहा या किस आपको तरीके एक से मिनट हालात के थे, लिए लेकिन आज रोकूंगा, जो स्थिति है- एक मिनट के लिए जगदीप जी आपको रोकूंगा। सोनू जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी वॉकआउट किया है। वॉकआउट इस बात को लेकर के किया है कि 13 जुलाई 1931 को जो हुआ था, हम सब जानते हैं, कश्मीर के लोग, यहाँ यूं कहें कि कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सबको शहीदी दिवस दिवाते हैं, और जम्मू बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको काले दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पर चर्चा चली और कहीं ना कहीं कुछ सदस्यों ने कहा कि वो शहीद हैं। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वॉकआउट किया है। लेकिन अब हम चर्चा शुरू करते हैं दोबारा से। विक्रम मल्होत्रा जी के बाद चलते हैं। मल्होत्रा साहब, जिस तरीके से जगदीप जी ने कहा है कि ये बेरोजगारी के कारण ये नशा हो रहा है, क्या आपको लगता है कि इसमें भी सियासत हो रही है? ये संवेदनशील मुद्दा है। मुझे लगता है पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके चर्चा की जानी चाहिए। जी विक्रम जी, विक्रम जी, जी विक्रम जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मुझे आपकी आवाज आ रही है, मेरी आ रही है आपको? अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, बोलिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो मुद्दा है ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और इसमें कहीं पे भी राजनीति का स्कोप नहीं होना चाहिए। ये हमारी आने वाली नस्लों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इस मुद्दे को लेकर मुझे लगता है जितनी गंभीरता सरकार को दिखानी चाहिए वो दिखाई जा रही है, पर और बहुत करने की जरूरत है। जिस तरह से जगदीप जी ने कहा कि ये खाली एक बयान देने भर से इस मुद्दे का हल नहीं होगा, और काफी लोग जो हैं, जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित पाए गए हैं समय समय पे। और इस होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए कि जिसमें जो भी इसमें शामिल पाया जा रहा है उससे सख्त से सख्त। हमने कल पंजाब में भी देखा, पंजाब में भी अब सरकार ने यहाँ पे प्रॉपर्टीज अटैच करनी शुरू कर दी, बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। उसी तरह का एक्शन मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी होना चाहिए, सिर्फ प्रॉपर्टी सील करने तक नहीं, जहां तक एक इबरतनाक सजा जब तक नहीं दी जाएगी। और आज ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो पॉइंट्स जहां पे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमने देखा कि राजीव नगर में एक पुलिस का एक्शन हुआ, पर वो लगता है वो काफी नहीं है। बहुत सारे पॉइंट्स आम जनता, आम लोग जानते हैं कि ये यहाँ पे ड्रग्स अवेलेबल रहते हैं, ये लोग ड्रग्स की तस्करी में, मैं खुद ऐसे बहुत सारे लोगों को के बारे में जानता हूं जो इसमें सम्मिलित रहे हैं। वो अगर अरेस्ट होते हैं तो 2 या 3 दिन में निकल जाते हैं बाहर, फिर ये काम शुरू कर देते हैं। और इसमें हमको एक ये देखना चाहिए कि जो सोर्सिंग है वो शायद नार्को टेररिज्म का एक हिस्सा है, और वो चाहे पंजाब से, चाहे ड्रोन के माध्यम से
जम्मू कश्मीर की सरहद के अंदर वो ड्रग्स पहुंचाया जाता है, पर उसके बाद का जो इकोसिस्टम है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो है वो यहाँ का इंडिजिनस यहीं के लोग हैं, और बहुत सारे लोग उनमें से चिन्हित हैं और वो हिस्ट्री शीटर है, लोगों को पता है कौन लोग ड्रग्स में इन्वॉल्व है, और मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है, और आज की एडमिनिस्ट्रेशन उसमें मुस्तैदी से काम कर रही है। जी आबिद भाई, आपसे जानना चाहते हैं कि इस नार्को टेररिज्म को या नशा को लोग या पॉलिटिकल पार्टी इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम जब मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो हमें सबसे प्रायोरिटी रहती है कि विशेष दर्जा मिलना चाहिए, हमें ये प्रायोरिटी रहती है कि हम फ्रीबी क्या दे रहे हैं, सिलेंडर दे रहे हैं, बिजली दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। किसी ने भी अपनी प्रमुखता से अपने मैनिफेस्टो में ऊपर टॉप पर ये नहीं कहा कि हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर देने जा रहे हैं। कितनी विडंबना है सियासत की। देखिए विनोद जी, पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा गुलिस्तान चैनल को कि उन्होंने एक कैंपेन बाज़ाबिता टारगेटिंग वॉर अगेंस्ट ड्रग्स रखा था। वैसे ही यहाँ पर मैं आपको थोड़ा कोर्स करेक्शन कर दूं, प्रमुखता का जहां तक आपका विचार है, हमारी पार्टी वाहिद एक पार्टी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिन्होंने 2024 में वाडा वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के लिए एक कमेटी बनाई, जिसकी अगुवाई वर्तमान के हमारे स्पीकर साहब अब्दुल रहीम राठर साहब ने की। 10 बारी वो मिले और एक बाज़ाबिता उस कमेटी की एक रिपोर्ट बनी, जो फिर चीफ मिनिस्टर, मौजूदा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को दी गई थी। और फिर मैनिफेस्टो में इसको हमने पूरा श्रद्धा और निष्ठा से ये कहा है कि इसकी ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम को लेकर, इस सिचुएशन को देखकर जो रिपोर्ट में सजेशन दिए गए हैं उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। आज भी हमारे विधायक एमएलए, जैसा आप बोल रहे थे, मुबारक गुल साहब ने इसकी बात की और आज हाउस इसको डिस्कस करेगा, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जहां तक इस सोशल लेवल का खात्मे के बारे में हमारा काम है। रही बात जनरली, अगर हम देखा जाए, अभी जगदीप साहब ने भी बात की, मल्होत्रा साहब ने भी बात की, लेकिन हमें समझना पड़ेगा ये सामाजिक एक इवल है, ये एक सोशल इवल है। तो सोशल इवल में सोसाइटी के सारे सेक्शंस को साथ आना पड़ेगा। हम पुलिस पे थोपेंगे कि वो एक एनफोर्समेंट एजेंसी है, उनको लॉ एनफोर्स करना है, लेकिन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ साथ, एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ साथ, तीन जो मैं मानता हूं कि इसमें जो वर्ग है, एक तो पेरेंट्स, जो नेग्लेक्टिंग या पेरेंटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, दूसरा जो क्लर्जी है उनका रोल है इसमें, जो हमारे प्रीस्ट हैं, महंत हैं, उनको इसमें आना पड़ेगा, और सबसे अहम तीसरा ये जो समाजी बहबूद, समाजी लेवल की कमिटीज या सिविल सोसाइटी हमें जिसे बोलते हैं, जिसका टॉप प्लेयर होता है, तो उनको इकट्ठे आके इस जंग में हमारा साथ देना पड़ेगा, तभी जाके हम लोगों को राहत दे पाएंगे और इस सोशल इविल से नजात पाएंगे। सोनू जी, आप क्या कहेंगे? क्या सिंसियरिटी नहीं है समाज में? भी सिंसियरिटी नहीं है, सियासतदानों में भी सिंसियरिटी नहीं है, और जो हमारे प्रीचर्स हैं वो भी इस संवेदनशील मुद्दे को उतनी संवेदनता से नहीं ले रहे हैं जितनी संवेदनशीलता से इसको लेना चाहिए। वीरेंद्र सोम जी, ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जी, और बड़ा गंभीर मुद्दा है, और आम लोगों के साथ जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इसके ऊपर हमने वक्तन बात की, और मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी के एमएलए ने ऐसा बिल भी लाया कि हम जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त करना चाहते हैं। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 सालों में अगर मैं जम्मू की बात करूँ, 5 अगस्त 2019 के बाद के अगर मैं हालात वाक़या आपको बयान करूँ, जिस तरीके से नशे और नशे के कारोबारियों ने अपना जाल पसारा है, मैं जम्मू की बात करता हूँ, तो मुझे बताइए ये किसकी शाह पर ये सब कुछ हो रहा है? किसकी शाह पर ये सब कुछ हो रहा है? मैं अपनी बात आपको बताता हूँ कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ, मेरे घर के 100 मीटर के दौरान 3 लड़के पिछले 5 सालों में माँ बाप के इकलौते बच्चे अलग अलग फैमिलियों के नशे की वजह से दुनिया से जा चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कह दूं या कुछ दूसरे लोग भी मैं कह दूं, इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैं कहता हूं कि किस तरह से ये हो सकता है कि अगर मैं एक आम आदमी कहता हूं कि फलाना आदमी नशे के कारोबार में, तो क्या जस्टिस को पता नहीं चलता, एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चलता है? तो वो क्या ऐसी वजह है कि उसके ऊपर वो चुप कर जाते हैं? आज आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात इस पर कहना चाहता हूँ। ठीक कहा मेरे एक भाई ने, सबसे ज्यादा अगर इसमें इन्वॉल्व है तो माँ बापों की मजबूरी देखिए कितनी है। एक एक उनका बच्चा है, बच्चा नशे पर लग चुका है और माँ बाप मजबूर है। मैंने एक वाकया देखा है
एक माँ का बच्चा नशे पे लग चुका था और उसकी माँ दर दर की ठोकरें खा रही थी कि मैं नशा ला के अपने बच्चे को दे दूं कि वो कहीं मर ना जाए। इस हालात में तो जम्मू कश्मीर आज पहुंच चुका है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? हम एक दूसरे पर आरोप प्रतिरोध करेंगे। पिछले 6 साल से तो पॉलिटिकल सिस्टम ही नहीं है जम्मू कश्मीर में। पिछले 5 सालों में तो कमान भारतीय जनता पार्टी ने संभाली है, एसडी एडमिनिस्ट्रेशन है। सवाल किसके ऊपर बनता है? ये बात तो हम 4 पैनलिस्ट और 5वें आप, ये बात तो हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि सोनू जी 2014 में आपकी हुकूमत थी, 2002 में भी आपकी हुकूमत थी, आप कर लेते ना। बिल्कुल थी, लेकिन मेरी एक बात सुनिए, अगर मैं बात आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 2019 से लेके आज तक जिस तरह से नशे के कारोबार ने जोर पकड़ा है जम्मू की, मैं अगर बात करूँ, ऐसा आज तक किसी हुकूमत के कार्यकाल में नहीं हुआ। ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात हुई ना, आप जोर पकड़ने से पहले उसको पकड़ लेते तो बेहतर नहीं होता। जिम्मेवार है कि नशे की कारोबारी इतनी जबरदस्त तरीके से हो रही है। और 2-3 बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूँ। क्या मुझे बताइए, अगर मेरे जैसा आम आदमी ये आइडेंटिफाई कर सकता, आप जैसा आम आदमी मोहल्ले में ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि इस आदमी के जो पैसे बन रहे हैं ये नशे के कारोबार से बन रहे हैं, क्योंकि ये आदमी काम कोई नहीं करता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई है? उनको पता नहीं चलता है कि ये क्या हो रहा है। आपने किसी अपोजिशन के पीछे, यानी आपका ये कहना है कि ब्लैक शिप्स है, प्रशासन में भी ब्लैक शिप्स है, काली भेड़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में नशे के कारोबार में इजाफा हुआ है, जम्मू के लोग नशे की गिरफ्त में हुए हैं और इसके लिए सवाल बनता है। देखिए, मैं भी, आपके भी घर बच्चे हैं, हमारे भी हैं, सबके हैं, हर एक आदमी चिंतित है, लेकिन कौन वो लोग हैं कि जो इसके कारोबार को शह देते हैं? और आप मुझे बताइए कि ये आप तो हम कह सकते हैं चारों पैनलिस्ट और आप कि जम्मू में पिछले 6 साल में नशे का कारोबार बढ़ा है। चलिए जगदीप जी से जानते हैं। जगदीप जी, हैंड विद ग्लो, आपको लगता है कि कुछ ब्लैक शीप्स एडमिनिस्ट्रेशन में हैं जो इससे पैसा कमा रहे हैं और वो नहीं चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन सकुशल हो? विनोद जी, अब मैं जो बात आपसे करूंगा, मैं बड़े दावे के साथ ये कह दूं कि किसी नेता, किसी प्रवक्ता में ये कुव्वत है नहीं कि वो ये बात कर सके, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि ये बात होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो, जहां आप सवाल उठा रहे हैं, पहले उसका जवाब दे दो। सरकार की क्या भूमिका है? अंबानी अडानी के साथ इस सरकार के क्या रिश्ते हैं? और अडानी के एयरपोर्ट पर, सी पोर्ट पर, बंदरगाह से कई हजार करोड़ की ड्रग कितनी मर्तबा पकड़ी गई? कोई जवाब है? कोई मामला दर्ज हुआ? छोड़ दीजिए इसको। आप गोल्डन ट्रायंगल की बात कीजिए, गोल्डन क्रिसेंट की बात कीजिए, और देखिए दुनिया में जो सबसे बड़ी खेतीबाड़ी होती है, जहां से ये ड्रग निकल के आती है, वहां तक जो रूट है, और उस रूट के लिए जिस सी पोर्ट का इस्तेमाल होता रहा है, जिसमें हजारों करोड़ की ड्रग्स जो है पकड़ी गई है, क्या कोई कार्रवाई हुई है? ये पहली बात। दूसरी बात, जब हम ड्रग्स पे बात करेंगे, मसलन मोटी मोटी बातें आएंगी। पुलिसिंग बेहतर होनी चाहिए, अभिभावकों का, शिक्षकों का और अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का जागरूक होना जरूरी है। उसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से पेरेंट्स को ये समझ में आना चाहिए कि हमारे बच्चे का व्यवहार कैसा है, उसमें कोई परिवर्तन है तो वो परिवर्तन को नोटिस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसकी संगत कैसी है, जिस कॉलेज या स्कूल में वो जाता है उसके आगे पीछे का माहौल कैसा है। और जैसे अभी सोनू भाई ने कहा, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ, सरोर हॉटस्पॉट है, और मैं आपके चैनल पर बोल के जा रहा हूँ ये बात आज, यहाँ पे फार्मर एसएसपी बेनाम तोजी रहे हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस ऑफिसर व्हिच आई हैड सीन माय लाइफ। वो पहले व्यक्ति थे, पहले एसएसपी थे जिन्होंने सरोवर में घुसकर पहली मर्तबा पुलिस सरोवर के उस हॉटस्पॉट में घुसी और वहां से लोगों को निकाल कर लाया। उसके बाद कितने एसएसपी आए हैं? क्या दोबारा धंधा नहीं हो रहा? क्या नरवाल में धंधा नहीं हो रहा? ये बताने की बात है विनोद जी। और जो बड़ी बात मैं आप कहना चाहता हूँ, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा और बराए मेहरबानी सब जरा ऐसे गौर से सुनिए। जब आप ओपीएम की हिस्ट्री में जाएंगे, एलएसडी को छोड़ दीजिए, मैरिजुआना को छोड़ दीजिए, एमएमडी को छोड़ दीजिए, आईडीएम को छोड़ दीजिए, दुनिया भर की ड्रग्स को एक तरफ रख दीजिए। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ओपीएम की हिस्ट्री को एक बार आप देखिए। अंग्रेजों के वक्त में पश्चिम बंगाल में जब अकाल पड़ा तो ओपीएम की वजह से पड़ा, क्योंकि अंग्रेजों ने खेती करवाई। उसके बाद चाइना से ओपीएम बार लड़ी गई। ओपीएम जो है, देखिए, कांटे को कांटा निकालता है। अगर दुनिया के विकसित देशों में पॉपी स्ट्रॉ जो है वो बैन नहीं है, ओपीएम बैन नहीं है, यहां पर भी हम भारत में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में सरकार के परमिट से किसान खेती करते हैं, तो क्या ये एक बेहतर एंटीडोट नहीं है? मैं इस एग्जांपल के साथ ये बात बताना चाहता हूं कि जो बच्चे ड्रग अब्यूज का शिकार करना चाहते हैं, ओपीएम पर से प्रतिबंध हटाना चाहते हैं। आप सुनिए ना,
विनोद जी। जी आप सुनिए ना, एक मिनट, जी। एक मिनट दीजिएगा मुझे। लेकिन मैं आप बोल रहा हूँ ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, कांग्रेस मुझे की एक क्या मिनट ये दीजिए। क्या ये मेरा व्यक्तिगत, सुनिए विनोद, जी ये मेरा ये व्यक्तिगत मेरा वक्तव्य है, और मैं कहना चाहता हूँ, पर्सनली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप ये मान चुके हैं कि दुनिया के विकसित देशों में पॉपी स्ट्रा के ऊपर बैन नहीं है, और हमारे यहाँ से आपने क्राइम बनाया है, यद्यपि आज से 40 साल पहले वो नहीं था, और अगर आपने उसको क्राइम बनाया है तो कम से कम वो जो आपने लॉ बनाए हैं, जिस तरीके की धाराएं आपने लगाई हैं, उनमें क्या संशोधन की जरूरत है? चलिए और चलिए दूसरी चलिए, सबसे बड़ी बात, कानून में एक संशोधन की मिनट वक्तन विनोद जी, और वक्तन जो जरूरत आपने रहती है, कानून में लेकिन विक्रम संशोधन जी और जो कार्रवाई आपने की है आप वो और कड़ी होनी नशे चाहिए। को भी, जितने ड्रग लॉर्ड है जी उनकी संपत्तियां जब्त होनी चाहिए, कड़ी से चलिए कड़ी सजा उनको मिलनी चाहिए, चलिए, लेकिन ओपीएम की खेती पर विचार होना चाहिए। नशे को भी भाजपा पर ठीकरा फोड़ा है, कहा है कि अंबानी अंडानी के साथ मित्रता ही नशे का प्रमुख कारण है। देखिए विनोद जी, मैं सोच रहा था कि ये आज संजीदा एक कोई डिबेट आपकी होगी, आवाज पर कट कट के आ रही है। मैं सोच रहा था कि ये आज संजीदा डिबेट होगी, पर जिस तरह से मुझे ज्ञात हो रहा है कि कांग्रेस की जो अगर ये ऑफिशियल लाइन है, मुझे लगता है जगदीप जी को, राहुल गांधी जी को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि ओपीएम और चूंकि वो भी कई कंट्रीज में लीगल है तो इंडिया में लीगल करे, और मैरिजुआना भी बहुत कंट्रीज में लीगल है, उसकी खेती कनाडा में होती है, वो भी लीगल है। तो राहुल जी एक पार्लियामेंट में बिल लाएं बजट सेशन में, कांग्रेस के एमपी, और उसको पास कराएं, अगर ये कांग्रेस की विचारधारा है। मैंने ये नहीं कहा कि उसको जिस लीगल किया विचारधारा जाए, से मैंने चलना कहा चाहती कानूनों है के कि प्रावधानों को वो नहीं, जिस दिन बात ड्रग्स बोलिए पे डिबेट विक्रम हो जी। रही है तो वो एक ड्रग्स की क्वालिटी, वन ऑफ द ड्रग्स को लीगलाइज करने की बात कर रही है, जहां हम रास्ता ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको केवल रोकेंगे विक्रम जी, आपको रोकेंगे। एक ब्रेकिंग आ गई है जिसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है, जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया है। वॉकआउट का कारण हमने पहले बताया, शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को लेकर के प्रस्ताव लाया गया था, सज्जाद लोन ने लाया था प्रस्ताव। जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा, भाजपा के 28 सदस्यों का वॉकआउट, बीजेपी विधायक ने सदन से वॉकआउट किया है। विधायकों ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की छुट्टी को लेकर के लाया गया था प्रस्ताव, सज्जाद लोन ने लाया था सदन में ये प्रस्ताव, जमकर हंगामा हुआ है और वॉकआउट किया गया है बीजेपी के विधायकों द्वारा। तो आप देख सकते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद छुट्टियां रद्द की गई थी, उन छुट्टियों को लेकर के ये हंगामा हुआ है। प्रस्ताव लाया गया था कि इनको दोबारा से बहाल किया जाए, लेकिन भाजपा के सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया है, बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया है, तो जोरदार हंगामा हुआ है। भाजपा के 28 सदस्यों का वॉकआउट अपने आप में मायने रखता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना क्रोधित है, गुस्से में है, और गुस्से में आकर के उन्होंने वॉकआउट किया है। बलवंत बनकोटिया सबसे आगे देख रहे हैं आप अपने चित्रों में, तो सारे विधायक मिलकर के बाहर आए हैं। चलिए, तो ये अभी की विधानसभा की ब्रेकिंग है, प्रस्ताव लाया गया है। चलिए, आपने देखा किस तरीके से रिएक्शन में थे, एक्शन में भी थे, रिएक्शन में भी थे। चलिए विक्रम जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी, जिस तरीके से इसमें भी सियासत की जा रही है, अंबानी और अडानी को लाया जा रहा है। आपकी अगली डिबेट के लिए आपको 2 मुद्दे मिल गए आज, 2 जिन पे वॉकआउट हुआ असेंबली में, जो हंगामा हुआ। पर ऑन अ लाइटर नोट, पर मैं आपसे ये सीरियस बात करना चाहता हूँ कि ये जो नशा की लत जम्मू कश्मीर में है, ये एक बहुत भयावह स्थिति है, और ये केवल लिप सर्विस से, ये सिर्फ आरोप से और इंटरनेशनल राजनीति करने के लिए ओपीएम वॉर तक पहुंच जाना और गोल्डन ट्रायंगल की बात करना, हम यहाँ यथार्थ में जमीन पे जो स्थिति है उसको देख रहे हैं। सोनू जी ने जिस तरह कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से लोगों को, एक माँ को अपने बच्चे के लिए नशा ढूंढते हुए देखा है। ये स्थिति बहुत भयावह स्थिति है, और इस स्थिति से निपटने के लिए एक सोसाइटी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हम देखते हैं पुलिस डिपार्टमेंट भी गाय बगाए किसी स्कूल के साथ, किसी एनजीओ के साथ कोई मार्च होती है, ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए स्कूल में प्रोग्राम होते हैं। उस सब से मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है कि जो सिविल सोसाइटी है, कल आज किसी और का बच्चा है, कल मेरा बच्चा हो सकता है इसके साथ मुलविस, कल आपका बच्चा इसमें फंस सकता है। हमको एक रास्ता निकालना है,
एक मैच्योर सोसाइटी की तरह जब तक हम सोसाइटी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, जब तक हम उन इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे जो कहीं ना कहीं जो जहन बनाने में ताउन देते हैं, जो बच्चों को की ग्रोथ में शामिल होते हैं, और जो जिनका ताउन पेरेंट्स के साथ हो, तो एक और जो ऑर्गेनाइजेशन ड्रग अब्यूज के खिलाफ काम कर रही है वो सिविल सोसाइटी और पुलिस के साथ मिलकर काम करें, और जो लीडरशिप है, जो आज हमारे चुने हुए एमएलए हैं और जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, जो सरकार है, उसको इसको आउटमोस्ट इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी, क्योंकि इससे जो एक नुकसान आने वाली पीढ़ी का होता है, तो कहीं ना कहीं जब नार्को टेररिज्म की हम बात करते हैं उसके पीछे मंशा क्या होती है कि एक देश के नौजवान को जब आप और किसी तरह से खराब नहीं कर सकते तो उसको नशे की लत लगा दो कि वो बिल्कुल बेकार हो जाए, वो आर्थिक रूप से भी बेकार हो जाए, उसका परिवार भी आर्थिक रूप से खत्म हो जाए, और वो उस नशा पूरा करने के लिए क्राइम की तरफ जाए। तो ये इंटर रिलेटेड है, क्राइम, ड्रग और यूथ, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये एक तरीका है। और जो ये बेचते हैं उनकी स्टेक्स नहीं है, वो तो सिर्फ कमाई के लिए ड्रग्स बेच रहे हैं, उनको ये है कि आज बच्चे हैं, मुनाफा, तो कभी वो भी मुलव्विस होंगे, बिल्कुल, और हमारे बच्चे हैं, वो भी कभी मुलव्विस होंगे। आबिद भाई, आपकी मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है विनोद जी, मैं 1 मिनट लूंगा कि मीडिया का आपने आगे रोल निभाया भी है, पर मुझे लगता है इसमें ब्लैक शीप को आइडेंटिफाई करने में, जो पकड़े जाते हैं उनको एक्सपोज करने में मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, और मीडिया को अपना रोल इसमें बहुत सीरियसली निभाना चाहिए। चलिए आबिद भाई, सरकार की क्या नैतिक जिम्मेदारी रहती है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने में? सरकार का ज्यादा दायित्व रहता है। देखिए विनोद जी, सरकार अभी 4.5 महीने में बनी है, अभी काफी कम अरसा हुआ है हमें यहाँ की जो प्रोसेस है उसे संभालने में, लेकिन मैं ये कह दूं कि हमारे एक मेंबर ने बिल भी लाया था, अगर आपको याद हो, बट क्योंकि वो कैटेगराइज की गई मनी बिल में, और उसमें एलजी साहब का अप्रूवल चाहिए था, लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स की पहले वहां से ग्रीन सिग्नल आनी चाहिए थी, तब जाके वो टेबल होगा। तो हमारे ऊपर भी जो बंदिशें लगी हुई हैं, हम भी इस मिनट्स को बहुत फोर फ्रंट पे लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ड्यूअल पावर सेंटर में हमें देखनी पड़ती है, जिसमें एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, तो तभी कुछ चीजें हम टेबल कर सकते हैं, चाहे वो लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव रहे, लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट रहे, कानूनी तौर हम इसको कैसे डील करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको याद हो, सोशल जस्टिस एंड जो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी बनी थी, उनका रिपोर्ट आया था 2023 में, 10 लाख करीबन यहाँ के नौजवान और बुजुर्ग राइट फ्रॉम 18 to 60 ईयर्स ऑफ एज ड्रग एडिक्शन में मुलव्विस हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नंबर है। उसमें आईवी हीरोइन का भी यूज होता है, कैनबिस का भी यूज होता है, चर्च का भी यूज होता है, तो ये सभी सब्सटेंस अब्यूज है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इक़्तिदाम लेने पड़ेंगे, ऑन सोशल लेवल, ऑन पॉलिटिकल लेवल एंड एनफोर्समेंट लेवल। जहां पुलिस की हम नुक्ताचीनी करते हैं, वही मैं ये भी याद दिला दूं कि ऑन बिहाफ ऑफ जे.एंड.के पुलिस, नार्कोटिक्स टास्क फोर्स बनाया गया था 2020 में, कश्मीर डिवीजन के लिए एक, जम्मू डिवीजन के लिए एक, और वो भी अपना काम कर रही है। सभी ऑफिसर्स इसमें मुलव्वस नहीं है, एक प्रॉपर सिंडिकेट है जिसको ब्रेक करना पड़ेगा। उसमें नेक्सस तो कहीं ना कहीं होगा, इस बात से दो राय नहीं है, जैसा जगदीप साहब ने बोला। इस बात से, इस सवाल के जवाब से संतुष्ट हैं कि जो हाउस में जवाब दिया गया है कि ट्रेंड जो है डिक्रीज कर रहे हैं, हम मानते हैं? देखिए कम हो रहा है। देखिए डिक्लाइन इन ट्रेंड इज नॉट अ पॉजिटिव साइन, मैं आपको बोल दूं, वो हमें स्टैग्नेट करने की बात है। मैं एज अ यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर, नॉट एज अ मेंबर ऑफ JKNC, ये बोलना चाहूंगा कि सिर्फ डिक्लाइन से काम नहीं चलेगा, इक़दाम लेने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चरल इक़दाम लेने पड़ेंगे। ड्रग एडिक्शन सेंटर्स हमारे पास 2 हैं। आप श्रीनगर में देखिए, जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल एंड न्यूरो साइंसेस श्रीनगर है, वहां पर 150 केसेस करीबन हर दिन ड्रग अब्यूज के आ जाते हैं। उसमें से 70, दैट मींस 50% ऑफ द केसेस आर फॉलो अप ऑफ द प्रीवियस ड्रग एडिक्ट्स। तो मुझे लगता है हर दिन एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले ये एक बन जाए, हमें बहुत सारी चीजें एक साथ मिलकर करनी चाहेंगी, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। आबिद भाई, आप देखिए, ये जो मेरे पास फिगर आई है, 2023 में 1231 लोग ट्रीटमेंट करवा रहे थे, 1231 लोग GMC श्रीनगर में ट्रीटमेंट करवा रहे थे। 23 में वो बढ़ के 1629-24 में हो गए। ये डिक्रीज ट्रेंड है, इंक्रीज ट्रेंड है?
ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मैं वही जी। बात बोल रहा था, ये एक ग्रुप फोकस सर्वे हुआ होगा जहां पर आपने डिक्लाइन देखा होगा। जहां तक हम समझते हैं 2018 के बाद, यहां में मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन 2018 से पहले भी ये था, लेकिन 2018 के बाद 1500% की बढ़त हुई है ड्रग अब्यूज में। ये रिपोर्ट है, ये पार्लियामेंट में टेबल की गई रिपोर्ट है, सोशल जस्टिस जो जी, हमारी मिनिस्ट्री मंत्रालय। है उनसे ये पार्लियामेंट में टेबल हुआ है। तो ये मैं कोई घर की बात नहीं कर रहा हूं। जब 15% का 2018 के बाद आप देख रहे हैं ड्रग अब्यूज में इंक्रीज हुआ है, तो आप समझ सकते हैं इसके रीजंस क्या है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोविड की वजह से जो शटडाउन हुआ उसमें भी एक डिप्रेशन का माहौल बना था। मुझे लगता है जो शटडाउन आफ्टर 5 अगस्त 2019 हुआ उसमें भी एक माहौल बना। और हमें ये देखना पड़ेगा विनोद जी की फीमेल ड्रग अब्यूज और ट्रैफिकिंग ज्यादा बढ़ रही है। जी तो जी वो जी, कहीं ना बिल्कुल कहीं हमारे बिल्कुल। लिए अनिवार्य है जी। सोचना कि इस वक्त ना कि सिर्फ यूथ, ना कि सिर्फ एक नौजवान तबका, बल्कि हमारी जो महिलाएं हैं चलिए वो भी सोनू जी इससे से जानना प्रभावित हो रही चाहते हैं। हैं। तो कहीं ना सोनू कहीं जी, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है जी। सियासत की जाती है सत्ता पर आसीन होने के लिए, लेकिन रियाया का, जिसको हम पब्लिक कहते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। सरकारें इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हैं और शायद यही कारण है कि अब बस कंडीशन बन चुकी है नशे को लेकर के जम्मू कश्मीर की। देखिए जी सोनू जी, मुझे लगता जी है। जी जी, और विनोद जी क्या आप रिपीट करेंगे दोबारा? मैंने कहा कि सत्ता पर आसीन होते हैं सियासतदान, सत्ता इसीलिए की जाती है, पावर को एंजॉय किया जाता है, लेकिन आपको अपनी पब्लिक का भी ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि वर्स्ट कंडीशन इसलिए बनी है नशा को लेकर के कि सरकारों ने इस तरफ कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी है, ट्रांसफर्स पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जी देखिए विनोद जी ऐसे है कि आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि इनकी वजह से प्रॉब्लम है। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 5-6 साल से यहाँ पर सीधा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रूल कर, और उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद एक नई सरकार आई है। हर एक सरकार किसी की भी हो, जनता के प्रति वो जवाबदेह है, वचनबद्ध है। आज आप मुझे बताइए कि आज जैसे मेरे एक भाई ने इसी चैनल डिबेट में कहा है कि बेरोजगारी भी एक इशू है, कि नशे के कारोबार में लोग लिप्त हैं। अगर ये बात सच है तो बेरोजगारी को दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है? तो सरकार ने कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाना है, ऐसी बात करनी है। मैं ये कहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो सोनू जी, क्या आप इस नशे का कारण बेरोजगारी मानते हैं? क्या बेरोजगारी एक सोल कारण है? मेरी सुनिए नहीं, अकेला बेरोजगारी कारण नहीं है। बेरोजगार जो नौजवान है वो नशे के कारोबारियों को एक सॉफ्ट कार्नर मिलता है, सॉफ्ट टच मिलता है उसके इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि जो सरकार की पकड़ होनी चाहिए वो नहीं है। जिन चीजों का वादा आपने किया था, अगर ये बात कहते हैं, मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू में नशे के कारोबारी बढ़े हैं, जम्मू में नशे में लोगों को लिप्त किया गया है, और नशे का जो टेररिज्म है, मैं इसको टेररिज्म कहूंगा नशे का, इसके लिए सीधा तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवार है। अब आप पूछेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन में सवाल क्यों उठाते हैं? मैं ये कहता हूं, मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर आप आम एक लोकेलिटी पे जाइए ना, आप जाइए, मैं कहता हूँ आप ही जाइए, एज ए मैन जाइए लोकेलिटी में, पता कीजिए, वो कह देंगे यार ये आदमी जो है, ये फलाना आदमी नशे का कारोबार करता है, कह देते हैं ना। अगर मैं और आप ये समझ सकते हैं तो पुलिस समझ नहीं सकती, एडमिनिस्ट्रेशन समझ नहीं सकती, और इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मैं ये इसलिए कहता हूँ कि जब एलजी रूल था, एक पॉलिटिकल विल होती है, एक सरकारों की पॉलिटिकल विल होती है कि हमने अपने बच्चों का जो फ्यूचर है वो सेव करना है। तो अगर सरकार इसके ऊपर कड़े कदम उठाती, आज तक उठा नहीं पाए। ठीक कहा मेरे भाई जगदीप जी ने, जब अडानी अंबानी के पोर्ट पर करोड़ों रुपए की ये चीजें मिलती हैं तो सरकार कहाँ होती है? तब भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर बयान क्यों नहीं देती? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एजुटेशन लीड की जम्मू में? इनके 27 MLA पहले भी थे, आज भी है। क्यों नहीं ये लोगों के पास जाते वोट लेने के लिए? तो घर घर जाते हैं, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार कमल सरकार, अब की बार भ्रष्टाचार पार। तो ये क्यों नहीं कहते अब की बार नशा पार? क्यों नहीं ये जम्मू के लोगों के पास? जगदीप जी आपके पास आता हूँ, लेकिन मैं विक्रम जी से जानना चाहूंगा। विक्रम जी, एक मतलब अंबानी अडानी को लेकर के भाजपा को घेरा और नशे के साथ जोड़ा है ये पीडीपी ने। जी विक्रम जी, अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल निराधार और बेसलेस बात है। वो पोर्ट मैनेज करते हैं, वो पोर्ट चलाते नहीं, वो पोर्ट खरीदे उनके हुए नहीं है। वो पोर्ट पे जो शिप्स आती हैं, जो कंटेनर्स आते हैं, वो कहाँ लगेंगे, कैसे वो
शिप से निकलेंगे, कैसे जाएंगे, पोर्ट की मेंटेनेंस कैसे होगी, उसका कॉन्ट्रैक्ट है। और वो अगर उन कंटेनर्स में कुछ आता है तो कुछ निकलता है। अब आज की डेट में कोई जम्मू कश्मीर में एक बड़ा होटल है, उसको कोई मैनेज करता है और कोई आदमी वहां ड्रग्स लेके चला जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो होटल का ओनर है वो ड्रग्स सप्लाई कर रहा है या ड्रग्स का काम कर रहा है। पोर्ट की देखरेख है वो अडानी के पास है, उसकी कंस्ट्रक्शन अडानी की अगर किसी कंपनी ने की है, और जो ड्रग्स जब्त हुए उसके बाद जहां से जब्त हुए उस पर पूरी कानूनी कार्रवाई की गई। अगर इनको उसकी FIR और बाकी डिटेल चाहिए तो मैं कल आपको आपके शो पे इनको भेज दूंगा। पर बात जो मुद्दे की बात है वो क्या कांग्रेस रूल स्टेट्स में ड्रग्स नहीं चल रहे हैं? क्या कल तक पंजाब जो है, आज पंजाब में जो नशा चला कांग्रेस की, तो कल तक सरकार थी पंजाब में, और पंजाब में सारे मुलविस जो लोग थे वो अब मजीठिया साहब अकाली दल के थे, वो इन्वॉल्व रहे उसमें। पंजाब के कितने लोग कितने साल पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही और पंजाब में ड्रग्स का धंधा कब से चल रहा है? तो इसका मतलब पंजाब की जो कांग्रेस सरकारें थी वो सारी मुलविस थी। इसको समझना पड़ेगा इस बात को, राजनीति से हटा के ये एक इकोसिस्टम है, ये एक माफिया जो है वो कंट्रोल करता है इसको, और उस माफिया को तोड़ना वो सख्ती से तोड़ा जाता है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ सालों में ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ी है। वो ड्रग्स की, और उसमें बहुत सारे कारण रहे हैं। उसकी ड्रग्स की सप्लाई पंजाब में सख्ती होने की वजह से उन्होंने अपने आप को यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करी। जम्मू एक सॉफ्ट टारगेट था, यहाँ पे लोगों को, अब मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, वो कुछ एरिया विशेष जो हैं, कुछ लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जिनको जो जाने पहचाने लोग हैं, वहाँ पे पुलिस घुस भी नहीं पाती थी। एक सिचुएशन ऐसी थी, पर वहाँ गई, जैसे सरोवर की बात करी और बहुत सारे रहे, वहाँ लेडीज आगे आ जाती थी, पुलिस के खड़ी हो जाती थी। ये सब हम जानते हैं वो कौन लोग हैं, और उन पे एक्शन भी हुआ है, और सख्त एक्शन की जरूरत है। पर समझने की जरूरत यह है कि हम किस तरह से, कि अडानी का नाम बार बार लेके, अंबानी का नाम लेके, LG का नाम लेके ये समस्या हल होने वाली नहीं है। समस्या का कारण हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात अगर करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जम्मू कश्मीर में नार्को टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान की एक टेरर पॉलिसी का हिस्सा रहा है, और उसकी फंडिंग की जाती है, और वो ड्रग थ्रू कई ड्रोन के थ्रू ड्रॉप किया जाता है। और यहाँ एक पूरा 2008 से करने की जरूरत है। 2014 तक आपकी और MC की सरकार थी। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, सदा का बता रहा हूँ। कब पता चला कि सिचुएशन अलार्मिंग है? मैं पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। सिचुएशन अलार्मिंग है पता तब चला जब फ्लड आया तो वहां से जो ड्रग्स आती थी उसकी चेन टूट गई, सर्कल टूट गया। सर्कल टूटता है तो बच्चों में सिम्टम्स आते हैं, नाक से और आंख से पानी निकलता है। डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं तो तब पता चलता है कि सिचुएशन अलार्मिंग हो गई है। तो ये आपके टेन्योर में भी था, अब ये पल्ला झाड़ लेना ये अलग बात है। विनोद जी बराए मेहरबानी थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिएगा। पहली तो बात, हमारे विक्रम भाई प्रवचन बहुत अच्छा करते, बहुत बढ़िया प्रवचन करते हैं, मेरा साधुवाद आपको। और इनकी एक आदत हो गई है कि जब भी ये कटाक्ष करते हैं तो ये जोड़ देते हैं कि आपकी पार्टी का इसके ऊपर क्या कहना है। तो बराए मेहरबानी फिर से बोल रहा हूँ, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य था, और मैंने कहने की क्या कोशिश की वो जरा आपको बता दूं कि हमें एक बारगी द ओपीएम एक्ट 1978 और द डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930 इसके ऊपर पुनर्विचार की जरूरत है। कौन था वो MP धर्मवीर गांधी जिसने पहली मर्तबा मांग की पंजाब के अंदर की पॉपी कल्टीवेशन को लीगलाइज किया जाए, और क्यों कहा ऐसा उन्होंने, इस पर गौर करना पड़ेगा। यद्यपि ये मेरा व्यक्तिगत वक्तव्य है, मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, बराए मेहरबानी देखिए विनोद जी समझना पड़ेगा, मैंने पहले भी बोला, पहली रेप पार्टी जब जम्मू में हुई और पहली मौत जब हुई, ये 2014 सितंबर की बात है। तो बराए मेहरबानी पिछली सरकारों को बीच में मत घसीटिए। और अंबानी साहब पर जो इन्होंने कहा, मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। अंबानी साहब को मोदी जी ने सारे एयरपोर्ट भी दे दिए, मोस्टली जितने चलने वाले बढ़िया एयरपोर्ट थे जो व्यस्त थे। अगर वहां पर कोई व्यक्ति ड्रग लेकर आता है भारत में, और आपके पास सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं उनके साथ साथ आप वहां का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो क्या आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है? और वो उनके एयरपोर्ट पर सिर्फ पकड़ी नहीं गई, वहां पर वो लैंड हुई है। जगदीप जी आपको एक मिनट आपके लिए आपको रोकूंगा। वॉकआउट के बाद LOP लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने क्या कहा,
और उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी क्या कहते हैं, बैक टू बैक आपको बताते हैं। इस बीच में भारत को चेतावनी, उन्होंने कहा इस वक्त स्प्रिंग पे पांव है और ये स्प्रिंग पे पांव हटने से आतंकवाद बढ़ेगा, अलगाववाद बढ़ेगा, जमात इस्लामी बढ़ेगी, पत्थरबाज बढ़ेंगे। दूसरा बात कि उन्होंने कहा 13 जुलाई जिसे सो कॉल्ड पीटीआई नीचे रखो, लोग शहादत ये मानते हैं, ये नहीं रखे, इसे रिस्टोर किया जाए। तीसरा पॉइंट उसका ये था कि 5 दिसंबर को शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की छुट्टी को रिस्टोर किया जाना चाहिए। तो इन तीनों पॉइंट्स पे मैंने अपनी पार्टी का पहला स्टैंड, जो एक कह रहे हैं कि स्प्रिंग पे पांव है, ये इनकी गलतफहमी है। आतंकवाद अंतिम सांसों पे है, अलगाववाद को दफन किया गया है, जमात इस्लामी दफन हो चुकी है, ये इनकी गलतफहमी है। स्प्रिंग पे पांव है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे पांव है। और ज्यादा यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी है तो आजमा ले। भारत की सुरक्षा फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। इसलिए एक राष्ट्र को चैलेंज करना ये डेरोगेटरी। दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी का विचार है, चिंतन है, बिलीफ है कि महाराजा की ये दी हुई स्टेट, जिसको कश्मीर के हुक्मरानों ने आज तक एंजॉय किया है, महाराजा की दी हुई चीजें, फ्लड चैनल से लेके जम्मू कश्मीर बैंक से लेके एसपीएम कॉलेज से लेके एसएमएच हॉस्पिटल से लेके कई ऐसी अनेकों चीजें हैं जो कश्मीर के हुक्मरान आज तक एंजॉय करते गए और उन्हीं के विद्रोहियों को ये शहीद मानते गए, जबकि हमने उनको एक ट्रेटर की संज्ञा दी है, एक राष्ट्रद्रोही की संज्ञा दी है, जिसको एक डेरोगेटरी मानते हैं। हमें अपनी विचारधारा पे गर्व है। अपने महाराजा स्वर्गीय हरि सिंह जी महाराज, जो इस स्टेट के लास्ट रूलर थे, जो न्याय पसंद थे, हमें उन पे गर्व है। और उनके विरुद्ध जो भी आवाज उठी हो उसे कभी शहीद नहीं माना जाएगा। और मैंने इन्हें यह भी कहा, 2 एग्जांपल्स दी। जब उमर अब्दुल्ला साहब 2010 में आपने 125 किलिंग्स की थी, तब भी राजद्रोह हुआ था। और 2016 में जब महबूबा मुफ्ती ने 116 किलिंग्स करवाई थी, तब भी राजद्रोह हुआ था। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 13 जुलाई जिसको ये सो कॉल्ड तथाकथित योम शहादत मानते हैं, उसको हम ट्रेटर्स डे मानते हैं। दोबारा कभी ये जम्मू कश्मीर की धरती पे रेस्टोर नहीं हो। देखिए, यहाँ तक ये बदकिस्मती है जो अपोजिशन ने जो जिस लैंग्वेज जो इस्तेमाल की उन शहीदों के लिए, कहते हैं शहीदों की समाधि पर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का वो आखिरी निशान होगा। वो शहीद हैं, चाहे वो उन्होंने अगर कोई जंग लड़ी तो कोई अगर लड़ाई लड़ी तो किसी लोगों के हक के लिए लड़ी। इस देश के कानून को मजबूत करने के लिए, इस देश के आइन को मजबूत करने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो लोग शहीद हुए हैं। और आज हम शहीदों के खिलाफ एक ऐसे लफ्ज, अनपार्लियामेंट लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो शोभा नहीं देते। शहीद जिस मर्जी कौम का हो। तो लिहाजा जो जहां तक ताल्लुक है, अपोजिशन ने जो लैंग्वेज और जो वर्डिंग इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग अगर इनको महाराजा जी के साथ इतना प्यार है तो ये 35 है और 370 भी तो महाराजा ने दिया था। ये जो स्टेट टूटी या यूटी बनी है, ये तो महाराजे ने खरीदी हुई स्टेट थी। तो इनको उसमें नहीं प्यार याद आया कि महाराजे की बनाई हुई स्टेट और महाराजे का दिया हुआ स्पेशल स्टेटस जब उसको तोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं बोले। इसलिए ये सिर्फ एक घड़ियालू आंसू हैं और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
तो देखा आपने, एक नई कंट्रोवर्सी बन गई है। ये पहले से ही पता था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो छुट्टियां रद्द की गई हैं, अब एनसी की सरकार आई है, इन छुट्टियों को लेकर के कहीं ना कहीं घमासान बनेगा ही, और ऐसा ही हुआ। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के जन्म दिवस पर जो छुट्टी की जाती थी वो बीजेपी की सरकार ने रद्द कर दी थी, यानी केंद्र सरकार ने रद्द कर दी थी। तो उसके साथ साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जो 13 जुलाई 1931 पर 13 जुलाई को हर साल शहीदी दिवस मनाया जाता था, उसकी छुट्टी भी खारिज कर दी थी। आपने देखा एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन ने किस तरीके से इसको जवाब दिया, और उस पर सुरेंद्र चौधरी जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो शहीदों का दर्जा दे रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने बगावत की थी। तो दर्शकों, आप बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।